होली। होली मतलब होलिका दहन। होलिका दहन मतलब आज कृमि संवत का साल का अंतिम दिन। कल से नया साल शुरू होगा होली के साथ। आज के दिन को होला कहते हैं और होला आज जलाया जाता है। इसकी तमाम पौराणिक इसकी कहानियां हैं, क्या है कैसे है। और खास करके उसमें एक जो कहानी प्रचलित है कि हिरण्यकश्यप का लड़के प्रहलाद हो गए थे। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप तरह तरह के उपक्रम करता है और एक उपक्रम वो ये करता है कि अपनी बहन, जिसको वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी, वो अपना वस्त्र पहन करके आग में बैठती है और अपने गोद में प्रहलाद को लेके बैठती है। लेकिन ईश्वर की अनुकंपा होती है कि प्रहलाद तो बच जाते हैं लेकिन वो होलिका जल जाती है। अब इसके पीछे क्या प्रतीकात्मक रहा है, क्या उसका काव्यात्मक पुट क्या रहा है, इसके पीछे का क्या साहित्य है, क्या इतिहास है और क्या कारण रहा ऐसा, ये तो लंबी परंपरा है, इसके बारे में बात करना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में जब हम वैज्ञानिक युग में हम प्रवेश कर चुके हैं और हम इन सारे मिथकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरीके से आज की तारीख में उसको यह व्याख्यायित किया जाता है कि स्त्रियों के प्रति जो अनाचार था या उनके प्रति जो भेदभाव का बर्ताव था, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये रीति है। और उसी समय यह भी होता था कि ये सती प्रथा थी। महिलाओं को अगर उनका पति मर जाता था तो उसी के पति के चिता पर उसको जबरदस्ती जला दिया जाता था या उसको जलने के लिए विवश किया जाता था। तो क्या कहीं वही प्रतीक तो यहाँ नहीं काम कर रहा था? ये सारी चीजें हैं। तो आज हम जब हमारा संविधान लागू हो चुका है और आज इतने विकास क्रम में हम वो निरंतर प्रगति कर रहे हैं और प्रगतिशील धारा के लोग जो हैं, जो सतत आगे की तरफ चलायमान हैं और विकासवादी सिद्धांत पर हम काम करते हुए तमाम शोषण, पीड़ा और उससे मुक्त एक समाज की हम परिकल्पना करते हैं, एक समाजवादी समाज की हम परिकल्पना करते हैं, समतावादी समाज की हम परिकल्पना करते हैं। तो क्या उसमें आज भी यह मिथक कि एक स्त्री को जलाया जाए और हर साल जलाया जाए, एक जश्न पूर्वक जलाया जाए? एक तो रावण को भी हम जलाते हैं और जश्न पूर्वक जलाते हैं उसका, और वही स्थिति आज भी करते हैं, हम उसको जलाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और मिथक है कि यह जो होली जलाई जाती है, इसमें हमारी तमाम स्थानीय रीत नीति, लोक नीति, लोक रस, लोक रंजन, ये इसका भी पुट हो जाता है। तो ये सब क्या चीज है, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने के लिए इकट्ठा हैं। और खास करके कि क्या यह, अगर वो होलिका स्त्री थी तो स्त्री को इस तरीके से जलाना, उसका दहन करना क्या न्याय संगत है? जब हमारा भारतीय संविधान लागू हो चुका है और हम उस संविधान द्वारा संचालित हैं, तो चाहे प्रतीक रूप में हो चाहे जैसे हो, आज भी हम जिसके प्रति बहुत ज्यादा अनासक्ति या अपना रोष व्यक्त करते हैं तो हम उस नेता का पुतला जलाते हैं या उस चीज का हम पुतला दहन करते हैं, तो वह भी एक तरीके से संज्ञेय अपराध माना जाता है। तो ऐसी हालत में क्या, आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या यह होलिका दहन की परंपरा न्यायोचित है और अगर नहीं है तो इसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है। आइए हम अपने प्रबुद्ध पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ आराधना भार्गव जी जुड़ी हैं, एडवोकेट है, छिंदवाड़ा से आती हैं और वहाँ पर भी होली मनाने की एक विशिष्ट परंपरा, एक विशिष्ट संस्कृति वहाँ की है। हमारे साथ सज्जा भारत जी है, ये आती है राजस्थान पलवल से आती है, आपकी भी वहाँ की भी एक विशिष्ट परंपरा है। और हमारे साथ बिहार से जुड़े हैं और खासकर मिथिलांचल से जुड़े हैं। मिथिलांचल जो आज की तारीख में भी प्रतीकों में राम को लेकर के, अगर होली के त्योहार का अगर कोई 3 बिंब ढूंढा जाता है तो एक राम सीता का बिंब है, एक मथुरा में हमारे कृष्ण राधा कृष्ण का बिंब है और एक हमारे बनारस में भोलेनाथ और उमा का बिंब उभर करके सामने आता है। तो वहां से आते हैं हमारे आशीष रंजन जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ी हैं एडवोकेट रत्ना बोरा जी। रत्ना बोरा जी को ही पहली बात तो होलिका दहन तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन होलिका, ये जो होलाष्टक जलाया जाता है, हमारा पुराना साल गया जा रहा है, उसकी सारी दुखद स्मृतियों को स्वाहा किया जाए और आगे के लिए रास्ता देखा जाए। इस इस रास्ते पर चलने की हम आप सबको बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। कोई भी हो, ये मिथ गढ़ा जाता है और मिथ गढ़ता है राजसत्ता। जब सत्ता का संघर्ष होता है तो उसमें से बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। तो यह जो पुरानी कहावत है, पुरानी कथा है, वह भी कहीं न कहीं से उस सत्ता संघर्ष के रूप में ही हम उसको देखते हैं कि हिरण्यकश्यप की सत्ता थी, वो आक्रामक सत्ता थी, जैसी भी सत्ता थी,
उस सत्ता के समानांतर एक सत्ता स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी और वहां सत्ता संघर्ष चल रहा था। और उस सत्ता संघर्ष में माध्यम कौन बना था? तो हिरण्यकश्यप का लड़का ही उसका माध्यम बना था। वो सत्ता तो दरअसल आर्य और द्रविड़ की अपना बीच का संघर्ष था, अपना जिसको कहते हैं देव और राक्षस के बीच का संघर्ष था। लेकिन प्रतीक रूप में उसको लड़ने के लिए सामने किया गया प्रहलाद को, प्रहलाद जो उसका लड़का था। उस तो वो हिरण्यकश्यप का जो कुछ भी अभियान था, वो अभियान था अपनी सत्ता को बरकरार रखने का, अपने अधिकार को बरकरार रखने का, अपने सार्वभौम अधिकार को बरकरार रखने का। और जो लोग उससे लड़ रहे थे उनका था कि हम उसको किस तरीके से पदच्युत करें, हम उसको किस तरीके से हटाएं और हम अपने वैचारिकी की सत्ता को स्थापित करें। उसी का परिणाम रहा उन संघर्षों के बीच का कि जाहिर सी बात है कि द्रविड़ जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उसमें एक समता मूलक समाज की बात होती है। वहां पर सब गरीब गुरबा, चिड़िया, पक्षी, नदी नाला, प्रकृति प्रेम, ये सारी चीजें वहां उभर करके निकल के सामने आती हैं। लेकिन उसके समानांतर जो दूसरी सत्ता है, उस सत्ता में है कि हमको अपने सुख के लिए हम प्रकृति का जितना चाहें उतना हम दोहन कर लें, जितना चाहे उतना शोषण कर लें, चाहे भले ही उसका वो कालांतर में जाकर के हमको उसका दुष्परिणाम झेलना पड़े, लेकिन हम तात्कालिक लाभ, ये सरकार तात्कालिक लाभ देती है, जो आज की तारीख में हमें अपने परिवर्तित होते होते, अपना पूंजीवादी व्यवस्था से होते होते आज की तारीख में कारपोरेट व्यवस्था में ये परिवर्तित हो गई है। तो ये लोग अपने तरीके से सिंबल भी लेते हैं, प्रतीक भी उसी तरीके से लेते हैं। अब आज जैसे था, एक जमाने में था राम को कितना विनयशील, कितना उसकी जो प्रतिमा बनाकर रखी थी, और आज की तारीख में उसी राम की एक प्रतिमा बनाई गई है, वो बाण लिए हुए और आक्रामक और क्रोधित राम है, जैसे क्या कर देगा, बिल्कुल गदर ढकेगा। वही हनुमान था, उस समय उसकी प्रतिमा बनती थी कि विनयशील था, दयावान था, अपनी ताकत का उपयोग लोगों की के अधिकारों की रक्षा के लिए वो अपना करता था। लेकिन आज की तारीख में आप हनुमान को देखिए तो अभी विभत्स काल ये बाडी वाडी बना करके लगता है जैसे आक्रामक रूप से पता नहीं किसको खा जाएगा। तो किसको खा जाएगा? तो जाहिर सी बात है जो सत्ता संघर्ष चल रहा है, जो हमें अपनी सत्ता स्थापित नहीं करने दे रहे हैं, जो प्रकृति के विनाश पर लगे हुए हैं, समता मूलक समाज के विनाश पर लगे हुए हैं, कमजोर करने के लिए लगे हुए हैं, उनके खिलाफ उसकी आक्रामकता दिखाई पड़ती है। वही चीजें हमें यहाँ पर भी दिखाई पड़ती। लेकिन कालांतर में जिस तरीके से आप देखिए वहां से अपना जो उठकर जो उभर करके आया, और फिर जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें प्रतीकों का ही वो संघर्ष चलता है। जब लोगों ने उनके ऊपर आधिपत्य कर लिया, हिरण्यकश्यप को मार दिया, उसके बाद भी अपनी सत्ता को हम स्थायित्व कैसे प्रदान करेंगे? तो उनको था कि वह जो पुरानी चीजें थी उनको हम किस तरीके से विलेन के रूप में हम उनको प्रस्तुत करें। तो वही विलेन के रूप में प्रस्तुत करने की स्थिति आज भी होती है। उसमें बहुत मुलायम चारा मिलती है, होलिका मिलती है, उनको बहुत मुलायम तरीके का चारा है। इस तरीके के अपने जितने लोग हैं उनके पीछे वो पूरा का पूरा साहित्य सृजन होता है, उनके पीछे पूरा मिथ बनाया जाता है, उनके पीछे पुरानी सारी कहानियां गढ़ी जाती हैं। जैसे आज भी हम देखते हैं कि आज भी सत्ता संघर्ष जिस दौर में चला है कि 100 साल तक जो लोग त्याज्य थे, अछूत बने हुए थे, वो अपने संरक्षण के लिए, अपने हित के लिए किस तरीके से सारा इतिहास ही उलट पलट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा संविधान बना हुआ है 1948 में, और वह संविधान ही आज की तारीख में सर्वोच्च विधान है, उसकी भी अवहेलना बार बार की जा रही है। और वो चीजें जो त्यागी जा चुकी हैं, जो छोड़ी जा चुकी हैं, जो पुरानी हो चुकी हैं, जिनको नकार दिया गया है, उन चीजों को उठा करके लाने की कोशिश हो रही है। वही परिणाम आज की तारीख में है। तो जाहिर सी बात है कि उन प्रतीकों का निषेध होना ही चाहिए। जो प्रतीक आज की तारीख में हमारे वैज्ञानिकता में हमारी तर्क शक्ति को कुंद करने के लिए काम कर रहा हो, जो एक नए तरीके का शोषणकारी समाज बनाने की वो पहल कर रहा हो, जिसमें महिलाओं को जलाया जाए, दलितों को जलाया जाए, अछूतों को अपना जलाया जाए, और गरीबों को हथकड़ी बेड़ी लगा करके अपने देश में और बाहर के देशों से भी ढो ढा के लाया जाए, ऐसी चीजों को ये लोग बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं उसके साथ साथ यह भी है कि क्रमबद्ध तरीके से जैसे अपना जो विकास हुआ है, होली का भी और होलिका दहन को भी आज बहुत सारे अधिकांश जगहों पर जो उसका अपना स्वरूप बना है,
कि किसान इसको आनंदित होकर के मनाता है, किसान इसको सिंबॉलिक रूप से मनाता है कि हमारी फसल हमारे घर में आ गई, अब हमें उत्साह होना चाहिए। उसी चीज को वो लोग अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि होलिका जो हमें जलाना चाहती थी, हमारे वैचारिकी को जलाना चाहती थी, हमारे विचार हमारे सिद्धांत को मानने वाले को जलाना चाहती थी, वो स्वयं भस्म हो गई। तो दोनों तरीके से उत्साह का प्रदर्शन होता है। अब यह है हमको चयन करना उसमें से कि कौन सा उत्साह हम आत्मसात करें। यह जो उत्साह है, अब हम इसका जिक्र करेंगे, जैसे हमारे बनारस में है, हमारे बनारस में भी होलिका जलाई जाती है, और जाहिर सी बात है कि जहां कहीं भी होलिका जलाई जाती है वहां पर जितने इस तरीके के कूड़ा कतवार खरपतवार हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके जला देने की प्रक्रिया है। अगर उसको इस स्थिति में अगर लिया जाता तब तो ठीक है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जहां तहां से लकड़ियां इकट्ठा करना और उनको लाना, उनको जलाना, यह तो एक तरीके से अपव्यय है, हमारी ऊर्जा का अपव्यय है, हमारे प्रकृति का अपव्यय है। वह जो हम वहां पर 1 घंटे के अंदर जला देते हैं, अगर वहीं हम उसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल करें तो हमारे लिए वो ऊर्जा का काम करेगा। लेकिन नहीं साहब, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, और जहां कहीं भी देखें वहां तो 2 मूर्ति जरूर मिलेगी। एक तो होलिका जी की मूर्ति साड़ी वाड़ी पहने घूंघट उघट लगाई मिल जाएगी, और एक तो बाल गोपाल की मूर्ति रहेगी कि अपना। तो वो भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन और भी लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत जगह ऐसा होता है, आप जैसे हमारे पंजाब में है, हमारे पंजाब में उसको जो वो और लाहड़ी है, या मतलब क्या बोलते हैं, तो उसमें ऐसे प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं होता है। वो लोग अपना फायर करते हैं, उसको जलाते हैं, लेकिन वहां पर आनंदित होते हैं। उसका कोई संबंध होलिका से और प्रहलाद से नहीं बनता है। वही स्थिति हमारे बनारस में भी है। मूर्तियां तो लोग रखते हैं, लेकिन हमारे बनारस में इससे ज्यादा, रंगों से ज्यादा हमारे यहाँ होली मनाई जाती है। रास रंग की होली की जाती है, सुर लय ताल की होली होती है हमारे यहाँ। आज सुबह से ही लोग गाना गा रहे होंगे, फाग गा रहे होंगे, होली गा रहे होंगे, जोगीरा गा रहे होंगे, ये खमसा गा रहे होंगे, ये चौताल गा रहे होंगे, और यह गाना बजाना आज रात के 12 बजे तक चलेगा। 12 बजे मतलब यह जो फागुन मास के समापन तक चलेगा, और उस समापन के अवसर पर यह होलिका जलाई जाती है, होलिका जला दी जाती है। मतलब हमारे पुरानी जितनी स्मृतियां हैं, जितना ये दारुण कथा है, वो सब जल के भस्म हो जाए। और फिर उसके बाद वहीं से चैत शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ फिर चैता चलता है, फिर वो चैता, उसके बाद एक महीने तक वो चैता गाया जाता है। तो यह उल्लास का त्योहार है, हर्ष का त्योहार है। हम अपने अंदर के सारे विषाद, सारे अवगुण, सारे दोषों को हम आज हमारे होली नहीं जलती है, होला कहा जाता है उसको। होला में अपना जला करके अब हम नए उत्साह के साथ, नए ऊर्जा के साथ हम आने वाले साल की हम अगवानी करते हैं। और कल फिर हम होली खेलते हैं। किसकी रंग की होली खेलते हैं? तो सुर की होली खेलते हैं, उसमें भी लय की होली खेलते हैं, ताल की होली खेलते हैं, गुलाल की होली खेलते हैं। और ये भस्म की तो होली वो रंगभरी एकादशी की अपना दिन हो जाता है, जब बाबा का वो गौना आता है। हमारे बाबा भोलेनाथ का की शादी होती है महाशिवरात्रि को, और उसके बाद उसका वो आता है, क्या कहते हैं, गौना आता है रंगभरी एकादशी के दिन। और रंगभरी एकादशी के दिन अन्नपूर्णा और इनकी पूरी पालकी निकलती है। लेकिन उसको भी ये सत्ताधारी दल किस तरीके से डाइल्यूट करता है, किस तरीके से वो चीज देखने की। इस साल जो अन्नपूर्णा की जो पुराना मंदिर है, उस मंदिर से ही उनकी मूर्ति निकाल करके और ये भोलेनाथ की सवारी अपना निकलती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ साहब, इस बार मोदी जी एक बात ताम झाम करके एक छोटी सी मूर्ति पता नहीं कहाँ से उठा के लाए, कि यहाँ तो भारत से चली गई थी, अब आ गई, दिल्ली लाए, फिर दिल्ली से ताम झाम के साथ उसको बनारस लाया गया। उस मूर्ति के साथ इस बार उनका निकाला गया। तो ये सत्ता संघर्ष है। सत्ता संघर्ष में जो भी सत्ता में लोग आते हैं, अपने आप को स्थापित प्रतिस्थापित करने की कोशिश करते हैं। ये प्रयास बुरा है, ये प्रयास गलत है। सही बात यह है कि हम निरंतर आगे बढ़ने की ओर, अगर हमको कोई सभ्यता, अगर हमारी कोई संस्कृति हमको आगे बढ़ने की ओर ले जाती है तो वह तो ठीक है, लेकिन फिर हम रथ का पहिया पीछे खींच करके फिर हम चले उसी पुरातन पंथी की ओर, फिर हम चले उसी शोषणकारी दमनकारी वो पद्धति सिद्धांतों की ओर, तो ये तो गलत है। तो ऐसे में ही ये जो होलिका दहन
कि जिस फिलॉसफी को स्थापित करने की बार-बार कोशिश की जाती है, वो पुराना कि स्त्री तो जलने के लिए है, स्त्री तो मरने के लिए है, एक पूरा-पूरा समुदाय जलने-मरने के लिए है, ये प्रक्रिया गलत है। इसको बंद होना चाहिए और इस पर कानूनी रूप से भी और सामाजिक रूप से भी इसका प्रतिकार और बहिष्कार होना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम अपने पूरे देशवासियों को, अपने पूरे दर्शकों को होली और होला की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं, बहुत-बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद रत्ना जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे सभी पैनलिस्ट साथियों का, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, एडवोकेट आराधना भार्गव जी, सरिता भरत जी, माधव सर।